थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं बड़ी ब्रीफ आज कोशिश करूंगा कि स्पीच करूं। मुल्क हमारा स्पीकर साहब एक साइकिल में फंसा है, और वो साइकिल क्या है कि हमारी हुकूमतें जब बजट लेके आती हैं तो उसमें डेफिसिट बजट हम लेके आते हैं, विच बेसिकली मीन्स वी प्रिंट मनी। उसके नतीजे में हमारी इम्पोर्ट्स ऊपर जाती हैं। जब इम्पोर्ट्स हमारा बैलेंस जब खराब होता है तो हमें और कोई रास्ता हमें नहीं मिलता, हम IMF के पास चले जाते हैं। और आज ये 13वां हमारा IMF प्रोग्राम चल रहा है सिंस द लेट 80s। जैसे ही हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं स्पीकर साहब, तो उसके नतीजे में जो उनकी पॉलिसीज हमें दी जाती हैं उससे हमारा GDP नीचे जाता है, जिससे हमारी इम्पोर्ट्स आर्जी तौर पे कंट्रोल होती हैं, और उसके बाद हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी आर्जी तौर पे हमारा ठीक हो जाता है। फिर क्योंकि इलेक्शन नजदीक आने लगा होता है तो हमारी गवर्नमेंट फिर उसी पॉलिसी पे चली जाती है कि पैसे ज्यादा खर्च करने, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहा है, हमने इलेक्शन जीतना है, जिसकी वजह से फिर इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं और फिर IMF के पास हम चले जाते हैं। तो स्पीकर साहब, हमें ये समझना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है वो होती कैसे है। इस हुकूमत में जो इन्होंने तरीका निकाला है इन्फ्लेशन से डील करने का, वो निकाला है प्राइस कंट्रोल। तो हमें स्पीकर साहब ये समझना चाहिए कि प्राइस कंट्रोल्स डोंट वर्क। पहले चीनी की कीमत कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उसके नतीजे में चीनी की ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई। गंदम की कीमत कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उसकी वजह से स्मगल होना शुरू हो गई अफगानिस्तान में। तो सिर्फ एक तरीका है जिससे आप कीमतें कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है सप्लाई इंक्रीज करना। तो स्पीकर साहब, हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी आउटपुट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आउटपुट आपकी इंक्रीज होगी जब फार्मर्स के पास मशीनरी आएगी, जब फार्मर के पास कैपिटल आएगा। लेकिन ऐसी इकोनॉमी में जहां पे हुकूमत फैसला करे कि पैसे किस तरफ जाने चाहिए, और हुकूमत के फैसले आप देख लें कि वो सिर्फ सरमायाकार के पास पैसे भेजती है, वो सिर्फ ऐसी इंडस्ट्रीज के पास भेजती है जहां पे उनको लगता है कि इन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, और वो इंडस्ट्रीज हमारे सामने है। IPPs की मिसाल है हमारे सामने स्पीकर साहब, कि गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटीज देती है। इन सॉवरेन गारंटीज देने से जब दो लोग आएंगे, एक फार्मर आएगा कर्जा लेने बैंक के पास, और दूसरी तरफ एक आदमी जो IPP खड़ी करना चाह रहा है वो आएगा, तो बैंक के लिए बड़ा आसान फैसला है कि वो उसको देगा जो IPP शुरू कर रहा है, क्योंकि उसके पास सॉवरेन गारंटीज हैं। गवर्नमेंट आगे से एंड यूजर से पैसे ले या ना ले, IPP के मालिक को पेमेंट जरूर की जाएगी। तो इस वजह से हमारे IPPs लगते हैं जिधर महंगी बिजली बनती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस कम होती है, और ये एक और हमारा साइकिल चल पड़ता है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी नीचे जाती है। उसके अलावा स्पीकर साहब, गवर्नमेंट की पॉलिसी है प्रोटेक्शनिज्म। हम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज को चूज कर लेते हैं जिनको हमारा प्रोटेक्ट करने का पूरी पॉलिसी आ जाती है। हमारे सामने मिसाल है ऑटो सेक्टर की। पिछले कई डेकेड से आप देखें कि सिर्फ 3 ऑटो प्लेयर्स थे हमारे ऑटो सेक्टर में, और उनको हर किस्म की प्रोटेक्शन दी जा रही थी, इंपोर्ट्स पे ड्यूटी, कंपटीशन उनके लिए लाया नहीं जा रहा था। और इन डेकेड्स में आज तक कोई गियरबॉक्स पाकिस्तान में असेंबल नहीं होता या मैन्युफैक्चर नहीं होता, कोई हमारी इंजन यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होता, ये सिर्फ असेंबली प्लांट्स बन के रह गए हैं। आज जो पाकिस्तान में स्पीकर साहब गाड़ियां मिलती हैं, उनकी क्वालिटी भी हमारे सामने है। ना उनमें एयरबैग्स उस तरह के होते हैं, ना उनमें ड्राइवर सेफ्टी उस तरह की है। तो ये सब चीजें प्रोटेक्शनिज्म की वजह से हैं। अब जैसे कंपटीशन आ रहा है, इस वजह से एयरबैग्स भी स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट भी स्टैंडर्ड होती जा रही है। तो हमें अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि जब तक कंपटीशन हम नहीं प्रमोट करेंगे तब तक क्वालिटी बेहतर नहीं होगी, आवाम की जिंदगी में तब तक कोई फायदा नहीं आएगा। मैंने स्पीकर साहब हर साल शुगर सेक्टर पे भी बात की है, आज मैं दोबारा उस पर टच करूंगा कि शुगर सेक्टर एक और ऐसा सेक्टर है जहां पे हम फार्मर के एक्सपेंस पे जो शुगर मिल ओनर्स हैं हम उनको फायदा पहुंचाते हैं। पहले हम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते हैं, इस साल 5% हमने सपोर्ट प्राइस बढ़ाई फार्मर के लिए, 190 से 200 सपोर्ट प्राइस हमने कर दी। उस सपोर्ट जो 200 रुपए पे गन्ने से जो चीनी बनी, उस चीनी की कीमत 100% ऊपर चली गई, डबल हो गई, और हमने उस चीनी को सब्सिडाइज एक्सपोर्ट भी दी।
تو اسپیکر صاحب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فارمر کو ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں 5% کا، جس کی بجلی کی قیمتوں میں، جس کی کھاد کی قیمتوں میں، جس کی لیبر کاسٹ کی قیمت میں، ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ہم انڈسٹری کو، ان کو ہم ڈبل قیمت چارج کرنے دے رہے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب اس طرح کے جب آپ کی اکانومی چل رہی ہوئے گی تو آپ کی کمپیٹیٹو انڈسٹری نہیں لگے گی۔ بینک شوگر انڈسٹری کو اسی لیے قرضے دیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ حکومت نے ان کو ہمیشہ بچانا ہے بینکرپسی سے، ان کو کبھی بھی حکومت نے لاسز نہیں کرنے دینے۔ اور یہ گورنمنٹ کیسے انشور کرتی ہے کہ ان کو لاسز نہیں کرنے دینے؟ یہ ہم باہر سے قرضے لیتے ہیں۔ یہ جو IMF کے قرضے، ورلڈ بینک کے قرضے اور جو باہر سے ہم بوروئنگ کرتے ہیں، یہ ہم پیسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کے لیے، پاور سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور شوگر سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور سیمنٹ کو۔ تو اسپیکر صاحب جب ہم IMF سے لیا ہوا قرضہ ان سیکٹرز میں انجیکٹ کرتے ہیں، وہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے، اور اس ڈیمانڈ کے نتیجے میں آپ کی پھر اسی سائیکل پہ آپ جاتے ہیں کہ امپورٹس انکریز کرتی ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو تھی پچھلے سال، جس کے ہمیں بتایا جا رہا تھا کتنی اوپر چلی گئی ہے، اب جو ان مہینوں میں جو ٹیکسٹائل کے نمبرز آ رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹ نیچے گر رہی ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ اگلے سال تک، خدا نہ خواستہ میری دعا ہے کہ ایسے نہ ہو، لیکن اثرات یہی نظر آ رہے ہیں کہ پھر سے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا، اور پھر سے آپ کو اس کے بارے میں اگلی جو گورنمنٹ آئے گی اس کو دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ لیکن اسپیکر صاحب ہم بجائے اس کے کہ فنڈامنٹل جو پرابلم ہے اس کو ایڈریس کریں، ہماری بڑی سمپلسٹک سولوشنز ہوتی ہیں، جس طرح ابھی ہمیں اس گورنمنٹ نے بتایا کہ ہماری ایکسپورٹ نہ بڑھنے کی وجہ ایک اوور ویلیوڈ کرنسی تھی، کہ کیونکہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں اس کی اسٹرینگتھ تھی، اس وجہ سے ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی تھی۔ تو اسپیکر صاحب 50% ڈیویلیوشن کے باوجود آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نیچے گر رہی ہے، اور آگے جاتے ہوئے اگر گورنمنٹ ڈیفیسٹ اسپینڈنگ کرتی گئی، جو اس بجٹ میں ہمارے ہر بجٹ کی طرح، یہ صرف اس گورنمنٹ کا یہ یونیک ایگزامپل نہیں ہے، ہمارے ٹائم میں بھی اور PMLN کے ٹائم میں بھی اسی طرح چلتا تھا کہ ڈیفیسٹ بجٹ جو ہیں وہ امپورٹس بڑھاتے ہیں وہاں سے آپ کی۔ تو آج آپ بے شک ڈالر کو 250 روپے پہ بھی لے جائیں، آپ کی ایکسپورٹس پہ وہاں سے عارضی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے مثال یہ بھی دی تھی اسپیکر صاحب کہ جب 2019 میں بات ہو رہی تھی ہمارے کرنسی اوور ویلیو ہونے کی، تو میں نے اس وقت بھی یہ مثال دی تھی کہ تھائی بات، تھائی لینڈ کی جو کرنسی ہے، اس نے اس سال میں ڈالر کے مقابلے میں 5% کرنسی اوپر گئی ڈالر کے مقابلے میں، اور اسی سال ان کی ایکسپورٹ 10% بڑھی۔ جب ان کے فائنانس منسٹر سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو اس سے کنسرن نہیں ہے کہ آپ کی کرنسی اوپر جا رہی ہے، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس سے ہماری ایکسپورٹ مزید بڑھیں گی، اس سے ہماری جو مشینری امپورٹ ہے وہ مزید سستی ہوئے گی، اور اس سے ہماری جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے زیادہ کمپیٹیٹو ہوئے گا۔ تو اسپیکر صاحب یہ طریقہ ہوتا ہے اکانومی کو دیکھنے کا۔ جب آپ کی کرنسی سٹیبل ہوتی ہے تو آپ کے لانگ ٹرم کمٹمنٹس کرنا آسان ہوتا ہے، آپ کا جو آج انویسٹر ہے وہ اگلے 10 سال کا پلان بنا سکتا ہے۔ جب آپ کی کرنسی ڈیویلیو کر رہی ہوتی ہے تو آپ اس سے انویسٹر کو شارٹ ٹرم پہ لے آتے ہیں، کہ ٹیکسٹائل والا یہ دیکھتا ہے کہ آج اگر میں اپنی ٹیکسٹائل سے پیسے نکال کے ہاؤسنگ میں ڈال دوں، ہاؤسنگ کسی پلاٹس میں ڈال دوں، تو مجھے وہاں پہ 100% ریٹرن مل جائے گا، لیکن میں 10 سال کا پلان نہیں بنا سکتا ہوں جبکہ آپ کی کرنسی سٹیبل نہیں ہے۔ تو اسپیکر صاحب اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہمارا ابھی ہم یہ کنسٹرکشن کا جو ہماری گورنمنٹ نے انیشیٹیوز لے کے آئی ہے، یہ بھی ہماری اکانومی کے لیے بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جب آپ بلیک اکانومی کا دروازہ کھولتے ہو ایک ایسے اتنے بڑے سیکٹر میں آنے کے لیے، تو پھر آپ کو ان ریزنیبل گروتھ ملتی ہے اس سیکٹر میں۔ آج ہاؤسنگ کسی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اسپیکر صاحب۔ مجھے یاد ہے فائنانس کمیٹی میں میں حصہ ہوتا تھا پچھلی گورنمنٹ کے دوران، اور وہاں پہ انہوں نے سب کمیٹی بنائی تھی جس میں انہوں نے مجھے ڈالا تھا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں، اور وہاں پہ میری آرگیومنٹس ہوئی جو وہاں پہ ڈیلرز اور جو ہاؤسنگ کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر بلیک منی کو یہاں سے نکالا گیا تو گھروں کی قیمتیں بڑی سستی ہو جائیں گی۔ تو میرا ان سے یہ سوال تھا کہ اگر گھروں کی قیمتیں نیچے جاتی ہیں تو وہ تو بہت اچھی چیز ہے، وہ تو عام آدمی کی پہنچ میں لے آتا ہے گھر کو۔ آج اسپیکر صاحب جو ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے بلیک اکانومی کا دروازہ کھول دیا ہے کنسٹرکشن کے لیے،
तो हमारे आप कौन सी कमेटी में है इस वक्त? प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्रीज एंड क्लाइमेट चेंज। आपको जो है ना फाइनेंस कमेटी में होना चाहिए। आपकी पार्टी जो है कम अज कम आपको फाइनेंस कमेटी। तो थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं इस पर यही कह रहा था कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो पिछली गवर्नमेंट के टेन्योर में भी यही हो रहा था कि लोगों को क्योंकि ब्लैक इकोनॉमी का रास्ता नजर आ रहा था हाउसिंग में, तो वो लोग अपना वहां से टैक्स अंडर इन्वॉइसिंग करके, टैक्स चोरी करके पैसे हाउसिंग में डाल रहे थे। और जब मेरी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात होती थी तो उनका ये जवाब होता था कि यहाँ पे हमें 50%, 100% सालाना रिटर्न मिल सकते हैं हाउसिंग में, जो कि हमें हमारी कंपनी में नहीं मिल सकते। एक लेजिटिमेट बिजनेस में 10% या 15% रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है, लेकिन हाउसिंग में एबनॉर्मल रिटर्न इसीलिए है क्योंकि हमने ब्लैक इकोनॉमी का वहां पे जगह बनाई हुई है। तो स्पीकर साहब, इस प्रोटेक्शनिज्म को और इस मैल इन्वेस्टमेंट जिधर हमारे मुल्क में हो रही है, इसके हमें दरवाजे बंद करने चाहिए। आप साइड पे हो जाए प्लीज। साथ में स्पीकर साहब, प्रोटेक्शनिज्म से हमने एक और सेक्टर को जिसको हमने जिंदा रखा हुआ है वो हमारी रिफाइनरीज हैं, जहां पे हमारा ऑयल रिफाइन होता है। और 50 साल से ये हमारी रिफाइनरीज चल रही हैं और जिस क्वालिटी का हम फ्यूल पैदा कर रहे हैं उससे हमारे पूरे पंजाब में तो स्पीकर साहब अब अनलिवेबल बनता जा रहा है। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी एनवायरनमेंट पे बात कर चुके हैं, इट हैज बिकम अनलिवेबल। जैसी सर्दियां आती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे चेंज होती हैं तो स्मॉग आ जाती है और लोगों को एस्मा और उनको बड़ी सीरियस बीमारियां हो रही हैं। और स्पीकर साहब, ये हो क्यों रही हैं? इसकी वर्ल्ड बैंक फंडेड स्टडी थी पंजाब में जो हुई थी, जिससे उन्होंने पता लगाया कि 50% स्मॉग पूरे पंजाब में जो स्मॉग है वो व्हीकलर एमिशंस की वजह से है। और व्हीकलर एमिशंस क्यों ज्यादा है यहाँ पे? क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर्स तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, एमिशंस स्टैंडर्डाइज्ड है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में किस वजह से ज्यादा है कि हमारी रिफाइनरीज मैंगनीज डालती हैं पेट्रोल में और वो मैंगनीज आपके कैटालिटिक कन्वर्टर्स को चोक कर देता है, जिसकी वजह से आपके एमिशंस गो अप बाय 600 टाइम्स। तो स्पीकर साहब, हमें इस चीज को देखने की जरूरत है। मैंने क्लाइमेट चेंज कमेटी में इसकी बहुत देर से इस बारे में बात की है और अब हमें यह बताया गया है कि हमने यूरो 5 फ्यूल कर दिया। लेकिन स्पीकर साहब, अगले दिन मैं फिगर्स देख रहा था कि जो मैंगनीज इंपोर्ट है हमारी, वो ईयर ऑन ईयर उसके अमाउंट्स वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो अगर हमने फ्यूल से मैंगनीज बंद की है यूरो 5 पे जाने से, तो मैंगनीज इंपोर्ट क्यों हो रही है अभी तक उसी मिकदार में? तो स्पीकर साहब, इसका हुकूमत को हमें ना सिर्फ जवाब देना चाहिए, ये कमेटी में भी मेरा सवाल है कि मुझे लेटेस्ट फ्यूल टेस्टिंग के रिजल्ट चाहिए ताकि हमें पता चले कि अगर वाकई मैंगनीज निकला या नहीं। लोगों को स्पीकर साहब बड़ी सीरियस बीमारियां हो रही हैं, इसकी वजह से पार्किंसंस होती है, ब्रेन डैमेज होता है मैंगनीज एमिशंस की वजह से, और एस्मा। तो स्पीकर साहब, मेरा जो अंदाजा है बड़े शहरों में तकरीबन 75% स्मॉग जो है वो व्हीकलर एमिशंस की वजह से होगी। ये जो 50% का फिगर है पूरे पंजाब में, और देहातों में इतनी स्मॉग भी नहीं है। तो जो मेरे ख्याल के मुताबिक बड़े शहरों में 75% ऑफ द स्मॉग इज कमिंग थ्रू व्हीकल। और इसी के साथ जुड़ी हुई स्पीकर साहब ईवी पॉलिसी है। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अप्रिशिएट करना चाहिए जो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम किया, लेकिन इस पर मजीद काम करने की जरूरत है। दुनिया में, अमेरिका में $12,000 सब्सिडी है एक इलेक्ट्रिक कार पे, उसके बावजूद वहां पे इलेक्ट्रिक कार अपटेक कम है। उसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रिक कार्स आर मोर एक्सपेंसिव, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। उसके लिए अमेरिका में अरबों डॉलर खर्च किया जा रहा है सिर्फ चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए, ताकि क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स की रेंज कम होती है, टू मेक देम मोर अप्रोचेबल, वहां पे अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। बाइडेन एक नया प्लान लेके आए जिससे वो मजीद अरबों डॉलर खर्च करेंगे। पाकिस्तान में स्पीकर साहब हमें फायदा इस चीज का है कि हमारा पूरा मुल्क तकरीबन मोटरवे से कनेक्टेड है, और अगर हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, हमारे दूसरा फायदा इस चीज का है कि यहाँ पे लोगों के घर होते हैं। यहाँ पे लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में बहुत थोड़े लोग रहते हैं, और लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग वाले लोगों को चार्जर का इशू आता है बाहर के मुल्कों में, जिस वजह से अपटेक इलेक्ट्रिक कार्स का मुश्किल होता है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों के घर हैं, यहाँ पे तो चार्जर्स का भी इशू नहीं है। यहाँ पे जो उनका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, अगर उस पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें तो मेरी नजरों में ना सिर्फ हमारी स्मॉग का इशू सॉल्व होएगा, बल्कि हमारी ऑयल इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी। तो स्पीकर साहब, इस चीज को भी हमें देखना चाहिए कि हम मजीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कैसे कर सकते हैं। इस बजट में स्पीकर साहब जो मैंने देखा है कि वो 10% कस्टम ड्यूटी
स्पीकर साहब मैं फिर वाइंड अप कर रहा हूँ। प्लीज। इस बजट में मैंने देखा है कि कस्टम ड्यूटी 25 से 10% हमने की है ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर 1 ईयर। दिस इज ऑन इम्पोर्टेड व्हीकल्स। आई थिंक कि 1 साल के लिए नहीं चाहिए, आई थिंक इसको कंटिन्यू करना चाहिए। मैं फिर स्पीकर साहब वाइंड अप करता हूँ, मेरे आगे काफी वैसे पॉइंट्स थे लेकिन मैं वाइंड अप पे आता हूँ। स्पीकर साहब एजुकेशन पे मैं बड़े ब्रीफली बात करूंगा। एजुकेशन पे हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमें देखना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। हमें देखना चाहिए कि आज जो हमारे बच्चे स्कूलों से पढ़ के निकल रहे हैं क्या वो टॉलरेंट इंसान है, क्या वो इस आज की ग्लोबलाइज दुनिया में क्या वो फिट इन कर सकते हैं। और स्पीकर साहब इसका जवाब ये है कि हमारे बच्चे जो आज स्कूलों से पढ़ के निकल रहे हैं वो इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपकी एक्सट्रीमिज्म इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी बर्दाश्त लोग अवाम में खत्म हो चुकी है। तो स्पीकर साहब एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप साइंस या केमिस्ट्री पढ़ा दें, हमें बच्चों को ऐसा शहरी बनाना चाहिए जो ना सिर्फ जिम्मेदार शहरी हो पर एक टॉलरेंट शहरी हो। तो स्पीकर साहब इसी से हमारी लिंक्स है फॉरेन पॉलिसी। हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल होगी। स्पीकर साहब फॉरेन पॉलिसी आपकी सक्सेसफुल तब होगी जब आप डोमेस्टिक पॉलिसी को ठीक करेंगे, जब आपका सॉफ्ट इमेज तब बनेगा जब आपका वाकई एक सॉफ्ट मुल्क होएगा। यू कैन नॉट क्रिएट अ सॉफ्ट इमेज जब आपके सड़कों पे किसी में बर्दाश्त नहीं है, जब लोगों के गले काटे जा रहे हैं, ब्लास्फेमी पे किसी पे इल्जाम लगता है, उसका ट्रायल की स्टेज नहीं आती स्पीकर साहब, उसको पहले उसकी जान ले ली जाती है। स्पीकर साहब आखिरी एक आधा मिनट सिर्फ हमारी मलाला यूसुफजई की एग्जाम्पल है जो बाहर इंटरनेशनली हीरो बन चुकी है। कैनेडियन पार्लियामेंट को उन्होंने एड्रेस किया, लेकिन हमारे मुल्क में जो मैं लैक ऑफ टॉलरेंस की बात कर रहा हूँ, हमारी ये हालत है कि वो पाकिस्तान में उनकी जान का खतरा है। वो पाकिस्तान आज एक आजाद शहरी की तरह नहीं रह सकती इवन दो वो बाहर एक हीरो है। एंड में स्पीकर साहब हमें इन चीजों को एड्रेस करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना चाहिए। हमारी सब पार्टीज को बैठ के, एक्सट्रीमिज्म एक ऐसा इशू है जिसको आपको वोट नहीं मिल सकते, आपको इसको बैठ के मुल्क की भलाई के लिए इस पर काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।